आज फिर एक नई वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। और जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे महासागरीय जल। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। और जैसा कि हमेशा की तरह हम ज्योग्राफी सी की जो थ्योरी चल रही है, इंपॉर्टेंट जितनी भी थ्योरी है वो हम पढ़ते आ रहे हैं। उसी में ये अगला लेसन है जो कि एक महासागरीय जल से है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिए। और अगर प्लीज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलें। देखते हैं कि बिना जल के जीवन जो है वो असंभव है। पृथ्वी एक जीव सौभाग्यशाली है। यह एक जलीय ग्रह है, अन्यथा हम लोगों का अस्तित्व ही नहीं होता। जल हमारे सौरमंडल का दुर्लभ पदार्थ है। सूर्य अथवा सौरमंडल में अन्यत्र कहीं भी जल नहीं है। सौभाग्य से पृथ्वी के धरातल पर जल की प्रचुरता आपूर्ति है। हमारे ग्रह को एक नीला ग्रह यानी प्लेनेट कहा जाता है। इसमें हम देखते हैं जलीय चक्र क्या होता है। जली एक चक्रीय संसाधन है जिसका प्रयोग एवं पुनः प्रयोग किया जा सकता है। जल एक चक्र के रूप में जल जो है वो एक चक्र के रूप में महासागर से धरातल पर और धरातल से महासागर तक पहुंचती है। और धरातल से महासागर तक पहुंचता है। जलीय चक्र पृथ्वी एवं इसके नीचे व पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में जल के संचलन की व्याख्या करता है। जलीय चक्र करोड़ों वर्ष से कार्यरत और पृथ्वी पर सभी प्रकार का जीवन इसी पर निर्भर करता है। वायु के बाद जल पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे आवश्यक तत्व है। यानी जैसे वायु है उसी प्रकार से एक जल भी जीवन के लिए एक आवश्यक तत्व है। पृथ्वी पर जल का वितरण असमान है। बहुत से क्षेत्रों में जल की प्रचुरता, जबकि बहुत से क्षेत्रों में यह सीमित मात्रा में उपलब्ध है। जलीय चक्र पृथ्वी के जलमंडल में विभिन्न रूपों अर्थात गैस, तरल व ठोस में जल का परिसंचरण है। इसका संबंध महासागरों, वायुमंडल, भूपृष्ठ, आधा स्थल और जीवों के बीच जल के सतत आदान प्रदान से भी है। यानी ये जो है वो जलीय चक्रण है। जैसा कि हम देख सकते हैं इसमें मृदा में वेधन, भूमिगत प्रवाह, बहाव, ये वर्षण है, ये संघनन क्रिया है। जैसा कि हम इसके पहले पढ़ा चुके हैं संघनन क्या होता है। वाष्पन, बाष्पोत्सर्जन, वायु द्वारा अभिगमन, संघनन, वर्षण, बाष्पीकरण, महासागर, ये सभी जो है वो इस प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे आता है जल चक्र के घटक एवं प्रक्रियाएं देखेंगे। तो इसके जो घटक हैं, महासागरों में संग्रहित जल, प्रक्रियाएं क्या होता है, बाष्पीकरण, बाष्पोत्सर्जन, उसके बाद ऊर्ध्वपातन, फिर वायुमंडल में जल, संघनन, वर्षण, हिम एवं बर्फ में पानी का संग्रहण, हिम पिघलने पर नदी नालों के रूप में बहना, धरातली जल बहाव, जलधारा के रूप में ताजा जल संग्रहण एवं जल रिसाव।
भौम जल संग्रहण एवं भौम जल का विसर्जन एवं झरने। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का लगभग 71% भाग महासागरों में पाया जाता है। शेष जल जो है वो ताजे जल के रूप में हिमानियों, हिमटोपी, भूमिगत जल, झीलों, मृदा एवं आर्द्रता वायुमंडल सतहों में और जीवों में संग्रहित है। यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का लगभग 71% जो भाग है वो किस में पाया जाता है? महासागरों में पाया जाता है। बाकी जो है शेष जल ताजे जल के रूप में यानी अन्य रूप में पाया जाता है। धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग जो है महासागरों एवं अन्य स्थानों से बाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। शेष भाग धरातल पर बहता है, कुछ भूमि में रिस जाता है और कुछ भाग जो है वो हिमनदी का रूप ले लेता है। उल्लेखनीय है कि पृथ्वी पर नवीकरण योग्य जल निश्चित मात्रा में है, जबकि मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। इसके कारण विश्व के विभिन्न भागों में स्थानिक एवं कालिक दोनों के रूप में जल का संकट पैदा हो जाता है। नदी जल के प्रदूषण ने इस संकट को और अधिक बढ़ा दिया है। आप जल की गुणवत्ता को कैसे सुधार सकते हैं इसको हम लोग देखेंगे। आगे देखते हैं महासागरीय अधिस्थल का उच्चावच। महासागर पृथ्वी की बाहरी परत में बृहत गर्तों में स्थित इस खंड में हम पृथ्वी के महासागरीय बेसिनों की प्रकृति एवं उनकी भू आकृति का अध्ययन करेंगे। महाद्वीपों के विपरीत महासागर एक दूसरे में इतने स्वाभाविक ढंग से विलय हो जाते हैं कि उनका सीमांकन करना कठिन हो जाता है। भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 5 महासागरों में विभाजित किया। उनके नाम है प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी महासागर एवं आर्कटिक। अनेक समुद्र खाड़ियां, गल्फ तथा अन्य निवेशक इन 5 बड़े महासागरों के भाग हैं। महासागरीय अधिस्थल का प्रमुख भाग समुद्र तल के नीचे 3 से 6 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। महासागरों के जल के नीचे भूमि अर्थात महासागरीय अधिस्थल भूमि पर पाए जाने वाले लक्षणों की अपेक्षा जटिल तथा विभिन्न प्रकार के लक्षणों को प्रदर्शित करती है। महासागरों की तली में विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला, सबसे गहरे गर्त एवं सबसे बड़े मैदान होने के कारण ये ऊबड़-खाबड़ होते हैं। महाद्वीपों पर पाए जाने वाले लक्षणों की तरह ये लक्षण भी विवर्तनिक, ज्वालामुखीय एवं निक्षेपण की क्रियाओं से बनते हैं। बात करते हैं महासागरीय अधिस्थल का विभाजन। महासागरीय अधिस्थल को 4 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। एक तो महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय ढाल, गहरे समुद्री मैदान तथा महासागरीय गंभीर। तो गंभीर इस विभाजन के अतिरिक्त महासागरीय तली में कुछ बड़े तथा छोटे उच्चाभूत संबंधी लक्षण पाए जाते हैं, जिसके कटके, पहाड़ियां, समुद्रीला, निगमन द्वीप, खाड़ियां एवं खंड आदि। महाद्वीपीय शेल्फ क्या होता है? महाद्वीपीय शेल्फ प्रत्येक महाद्वीप का एक विस्तृत सीमांत होता है, जो अपेक्षाकृत उथले समुद्रों से तथा खाड़ियों से घिरा है। यह महासागर का सबसे उथला भाग होता है, जिसकी औसत प्रवणता 1 डिग्री या उससे भी कम होती है। यह शेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त होता है, जिसमें शेल्फ अवकाश कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? शेल्फ अवकाश भी कहा जाता है।
आगे देखेंगे हम, यानी महाद्वीपीय शेल्फ को हम एक शेल्फ अवकाश भी कहा जाता है। महाद्वीपीय शेल्फों की चौड़ाई एक महासागर से दूसरे महासागर में भिन्न होती है। महाद्वीपीय शेल्फ की औसत शेल्फ चौड़ाई 80 किलोमीटर होती है। कुछ सीमांतों के साथ शेल्फ नहीं होते हैं अथवा अत्यंत संकीर्ण होते हैं, जैसे कि चिली के तट तथा सुमात्रा के पश्चिमी तट इत्यादि। पर इसके विपरीत आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ विश्व में सबसे बड़ा है, जिसकी चौड़ाई अगर हम देखें तो 1500 किलोमीटर है। यानी विपरीत आर्कटिक जो महासागर में साइबेरियन शेल्फ है वो सबसे बड़ा है, इसकी चौड़ाई जो है 1500 किलोमीटर है। शेल्फ की गहराई भी भिन्न भिन्न होती है, कुछ क्षेत्रों में यह 30 मीटर और कुछ क्षेत्रों में 600 मीटर गहरी होती है। महाद्वीपीय शेल्फों पर अवसादों की मोटाई भी अलग अलग होती है। ये अवसाद भूमि से नदियों, हिमनदियों तथा पवन द्वारा लाए जाते हैं और तरंगों तथा धाराओं द्वारा वितरित किए जाते हैं। महाद्वीपीय शेल्फों पर जैसे हम देख पा रहे हैं, ये महाद्वीपीय शेल्फ है। इस प्रकार से शेल्फ विभंग है, महाद्वीपीय ढाल है, महाद्वीपीय उभार है, महाद्वीपीय किनारा है। इस प्रकार से ये है। आगे अगर हम देखें, महाद्वीपीय शेल्फों पर लंबे समय तक प्राप्त स्थूल तलछटी अवसाद जीवाश्मी ईंधनों के स्रोत बनते हैं। आगे देखते हैं महाद्वीपीय ढाल, यानी महाद्वीपीय ढाल महासागरीय बेसिनों और महाद्वीपीय शेल्फ को जोड़ती है। इसकी शुरुआत वहां होती है जहां महाद्वीपीय शेल्फ की तली तीव्र ढाल में परिवर्तित हो जाती है। ढाल वाले प्रदेश की प्रवणता जो 2 से 5 डिग्री के बीच होती है। ढाल वाले प्रदेश की गहराई 200 मीटर है एवं 3000 मीटर के बीच होती है। ढाल का किनारा महाद्वीपों के समाप्ति को इंगित करता है। इसी प्रदेश में कैनियन जो है, जिसे हम गंभीर खड्ड या खाइयां दिखाई देते हैं। हम लोग चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, नहीं पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करें। कमेंट में लिखें कि हमें आपका वीडियो पसंद नहीं आ रहा, या कोई भी जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट जरूर करें। आगे देखते हैं, नेक्स्ट भाग होता है गंभीर सागरी मैदान। गंभीर सागरी मैदान महासागरीय बेसिनों के मंद ढाल वाले जो क्षेत्र होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, गंभीर सागरीय मैदान। ये विश्व के सबसे चिकने तथा सबसे सपाट भाग है, जिनकी गहराई इनकी यानी गहराई जो है वो 3000 से 6000 मीटर के बीच होती है। ये मैदान जो है वो महीन कड़ों वाले अवसादों जैसे मृत्तिका एवं गाद से ढके होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं महासागरीय गर्त। महासागरीय गर्त क्या है? ये महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। ये गर्त अपेक्षाकृत खड़े किनारों वाले संकीर्ण बेसिन होते हैं। अपने चारों ओर की महासागरीय तली की अपेक्षा ये 3 से 5 किलोमीटर तक गहरे होते हैं और ये महाद्वीपीय ढाल के आधार तथा द्वीपीय चापों के पास स्थित होते हैं एवं सक्रिय ज्वालामुखी तथा प्रबल भूकंप वाले क्षेत्र से संबंधित होते हैं। यही कारण है कि ये प्लेटों के संचलन के अध्ययन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अभी तक लगभग 57 गर्तों को खोजा गया है, जिनमें से 32 प्रशांत महासागर, 19 अटलांटिक महासागर एवं 6 जो है वो हिंद महासागर में है। आगे बात करते हैं उच्चावृत्त की लघु आकृतियां, यानी ऊपर बताए गए महासागरीय अध्ययन स्थल के प्रमुख उच्चावृत्त के अतिरिक्त कुछ लघु किंतु महत्वपूर्ण आकृतियां हैं जिनमें हम प्रमुखता पाई जाएगी। बात करते हैं मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक जो होते हैं वो पर्वतों के 2 श्रृंखलाओं से बना होता है, जो एक विशाल अवनमन द्वारा अलग किए गए होते हैं। और इन पर्वत श्रृंखलाओं के शिखर की ऊंचाई जो वो कितनी होती है, 2500 मीटर तक हो सकती है। इनमें से कुछ समुद्र की सतह तक भी पहुंच सकती है और इसके उदाहरण जो है वो आइसलैंड है, जो मध्य अटलांटिक का कटक भाग है वो
मध्य महासागरीय कटक है, यानी आइसलैंड जो है इसका मुख्य उदाहरण है। बात करते हैं समुद्री टीला। यह नुकीले शिखरों वाला एक पर्वत है, यानी जो समुद्री टीला है उसके नुकीले शिखरों वाला एक पर्वत है जो समुद्री तल से ऊपर की ओर उठता है, किंतु महासागरों के सतह तक नहीं पहुंच पाता। समुद्री जो टीले हैं वो ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न होते हैं। किससे होते हैं? ज्वालामुखी से। ये 3000 से 4500 मीटर ऊंचे हो सकते हैं, यानी 3000 से 4500 मीटर ऊंचे हो सकते हैं, जिसे हम इम्पेरर समुद्री टीला जो प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप समूह का विस्तार है, इसका एक अच्छा उदाहरण है। कौन सा? एम्परेर एम्परेरर समुद्री टीला जो प्रशांत महासागर में हवाई द्वीपों का विस्तार। बात करते हैं सबसे सपाट जलमग्न कैनियन, यानी यह जो है वो गहरी घाटियां होती हैं जिनमें कुछ की तुलना कोले कोलोरेडो नदी की ग्रैंड कैनियन से की जा सकती है। कई बार ये बड़ी नदियों के मुहाने से आगे की ओर विस्तृत होकर महाद्वीपीय शेल्फ व ढालों को आर पार काटती नजर आती है। हडसन कैनियन विश्व का सबसे अधिक जाना माना कैनियन है। अब बात करते हैं सबसे सपाट जलमग्न कैनियन। यह गहरी घाटियां होती हैं जिनमें से कुछ की तुलना कोलोराडो नदी के ग्रैंड कैनियन से की जा सकती है। यह कई बार बड़ी नदियों के मुहाने से आगे सॉरी अब बात करते हैं निगमन द्वीप। नि, यानी निमगन द्वीप जो है यह चपटे शिखर वाले समुद्री टीले होते हैं। इन चपटे शिखर जल वाले जलमग्न पर्वतों के बनने की अवस्थाएं किरमिक अवतल के साक्ष्यों द्वारा प्रदर्शित होती है। अकेले प्रशांत महासागर में अनुमानतः 10,000 से अधिक समुद्री टीले एवं निमग्न द्वीप उपस्थित हैं। अब बात करते हैं प्रवाल द्वीप की। ये उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों से युक्त निम्न आकार के द्वीप हैं जो कि गहरे अवनमन को चारों ओर से घेरे हुए होते हैं। यह समुद्र अनूप का एक भाग हो सकता है या कभी कभी ये साफ गहरे या बहुत अधिक जल को चारों तरफ से घेरे रहते हैं। अब बात करते हैं महासागरीय जल का तापमान। इस खंड में विभिन्न महासागरों में तापमान की स्थानिक एवं ऊर्ध्वाधर विभिन्नताओं के बारे में बताया गया है। महासागरीय जल भूमि की तरह सौर ऊर्जा के द्वारा गर्म होते हैं। स्थित स्थल की तुलना में जल के तापमान व शीतलन की प्रक्रिया धीमी होती है। तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो इस प्रकार से, जैसे देखें हम अक्षांश। अक्षांश ध्रुवों की ओर प्रवेशी सौर विकिरण की मात्रा घटने के कारण महासागरों की सतह जल का तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर घटता चला जाता है। स्थल एवं यानी ध्रुवों की ओर क्या होता है? अक्षांशीय विस्तार में वृत्तों से ध्रुवों की ओर घटता चला जाता है। स्थल एवं जल का असमान जो वितरण है, उत्तरी गोलार्ध में महासागर एवं दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों की अपेक्षा स्थल के बहुत बड़े भाग से जुड़ने के कारण अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है। सनातन पवनें स्थल से महासागरों की तरफ बहने वाली पवनें महासागरों की सतही गर्म जल को तट से दूर ढकेल देती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नीचे का ठंडा जल ऊपर की ओर आ सकता है। परिणाम स्वरूप तापमान में देशांतरी अंतर पाया जाता है। इसके विपरीत अभितटीय पवनें गर्म जल को तट पर जमा कर देती हैं और इससे तापमान बढ़ जाता है। बात करते हैं महासागरीय धाराएं। गर्म महासागरीय धाराएं ठंडे क्षेत्रों में तापमान को बढ़ा देती हैं, जबकि ठंडी धाराएं गर्म महासागरीय क्षेत्रों में तापमान को घटा देती हैं। गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट तथा यूरोप के पश्चिमी तट के
तापमान को बढ़ा देती है, जबकि लेब्राडोर धारा ठंडी धारा उत्तर अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट के नज़दीक के तापमान को जो है वो कम कर देती है। यह सभी कारक महासागरीय धाराओं के तापमान को स्थानिक रूप से प्रभावित करते हैं। निम्न अक्षांशों में स्थित परिवेष्टित समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा अधिक होता है, जबकि उच्च अक्षांशों में स्थित परिवेष्टित समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा कम होता है। यानी इस प्रकार से ये विशेषताएं हैं। अब बात करते हैं तापमान का ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज वितरण। महासागरीय जल की तापीय गहराई का पार्श्व चित्र दिखता है कि बढ़ती हुई गहराई के साथ तापमान कैसे घटता जाता है। पार्श्व चित्र महासागर की सतही जल एवं गहरी परतों के बीच सीमा क्षेत्र को दर्शाता है। यानी कहने का मतलब है कि गहराई के साथ साथ तापमान घटता जाता है, वो भी कैसे घटता है, तो इस प्रकार से इसमें दिखाया गया। ताप प्रवणता जिसे हम थर्मोक्लाइन के नाम से भी जानते हैं, सतह से लगभग 100 से 400 मीटर नीचे प्रारंभ होती है एवं कई सौ मीटर नीचे तक जाती है। वह सीमा क्षेत्र जहाँ तापमान में तीव्र गिरावट आती है। ताप प्रवणता थर्मोक्लाइन जिसे कहा जाता है, जल के कुल आयतन का लगभग 90% गहरे महासागर में ताप प्रवणता यानी थर्मोक्लाइन के नीचे पाया जाता है। इस क्षेत्र में तापमान जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। मध्य एवं निम्न अक्षांशों महासागरों के तापमान की संरचना को सतह से तली की ओर 3 परतों वाली प्रणाली के रूप में समझाया जा सकता है। पहली परत जो है गर्म महासागरीय जल की सबसे ऊपरी परत होती है, जो लगभग 500 मीटर मोटी होती है और इसका तापमान जो है वो 20 डिग्री से 25 डिग्री के बीच होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह परत पूरे वर्ष उपस्थित होती है, जबकि मध्य अक्षांशों में यह केवल ग्रीष्म ऋतु में विकसित होती है। दूसरे परत जिसे ताप प्रवणता यानी थर्मोक्लाइन परत कहा जाता है, पहली परत से नीचे स्थित होती है। इसमें गहराई के बढ़ने के साथ तापमान में तीव्र गिरावट आती है। यहाँ थर्मोक्लाइन की मोटाई 500 से 1000 मीटर तक होती है। तीसरी परत बहुत अधिक ठंडी होती है तथा गंभीर महासागरीय तली तक विस्तृत होती है। आर्कटिक एवं अंटार्कटिक व्रतों से सतही जल का तापमान जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से निकट होता है और इसलिए गहराई के साथ तापमान में बहुत कम परिवर्तन आता है। यहाँ ठंडे पानी की केवल एक परत पाई जाती है, जो कि सतह से गंभीर महासागरीय तली तक विस्तृत होती है। महासागरों की सतह की जल का औसत तापमान जो है लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यह विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर क्रमिक ढंग से कम होता है। बढ़ते हुए अक्षांशों के साथ तापमान के घटने की दर सामान्यतः जो है प्रति अक्षांश 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से सेल्सियस से होती है और औसत तापमान 20 डिग्री अक्षांश पर लगभग 22 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री अक्षांश पर 14 डिग्री सेल्सियस, ध्रुवों के नजदीक जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस होती है। उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का जो तापमान है वो दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक होता है। उच्चतम तापमान विषुवत वृत्त पर नहीं बल्कि इससे कुछ उत्तर की तरफ दर्ज किया जाता है। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध का औसत वार्षिक तापमान क्रमशः 19 डिग्री सेल्सियस तथा 16 डिग्री सेल्सियस आसपास होता है। यह भिन्नता उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में स्थल एवं जल के असमान वितरण के कारण होती है। इस महासागरीय सतह के तापमान के स्थानिक प्रारूप को दिखाया गया है।
यह तथ्य भली-भांति जाना जाता है कि महासागरों का उच्चतम तापमान जो है, सदैव उनकी ऊपरी सतहों पर होता है, क्योंकि वे सूर्य की ऊष्मा को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं। यह ऊष्मा महासागरों के निचले भागों में संवहन की प्रक्रिया से पारित होती है और परिणाम स्वरूप गहराई के साथ साथ तापमान में कमी आती है। यानी जब हम गहराई की ओर चलते हैं तो तापमान में कमी आती है, लेकिन तापमान के घटने पर यह दर सभी जगह समान नहीं होती है। 200 मीटर की गहराई तक तापमान बहुत तीव्र गति से गिरता है, उसके बाद तापमान के घटने की दर कम हो जाती है। यानी जब 200 मीटर तक की गहराई का तापमान बहुत तीव्र गति से गिरता है और उसके बाद तापमान में धीरे धीरे कमी आती है, जैसा कि हम इस प्रकार से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं महासागरीय जल की लवणता। चाहे वर्षा का जल हो या महासागरों का, प्रकृति में उपस्थित सभी जलों में खनिज लवण घुले होते हैं। लवणता वह शब्द है जिसका उपयोग समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित करने में किया जाता है। इसका अगर परिकलन देखें तो 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक ग्राम की मात्रा के द्वारा किया जाता है। इसे प्राय प्रति 1000 भाग या पीपीटी के रूप में व्यक्त किया जाता है। लवणता समुद्री जल का महत्वपूर्ण गुण है। 24.7% की लवणता को खारे जल की सीमांकित करने का उच्च सीमा माना गया है। महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो है महासागरों की सतह की जल की लवणता मुख्यतः बाष्पीकरण एवं वर्षण पर भी निर्भर होती है। तटीय क्षेत्रों में सतह के जल की लवणता नदियों के द्वारा लाए गए ताजे जल के द्वारा ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के जमने एवं पिघलने की क्रिया से सबसे अधिक प्रभावित होती है। पवन भी जल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित करके लवणता को प्रभावित करती है। महासागरीय धाराएं भी लवणता में भिन्नता उत्पन्न करने में सहयोग करती हैं। जल की लवणता, तापमान एवं घनत्व परस्पर संबंधित होते हैं। इसलिए तापमान अथवा घनत्व में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी क्षेत्र की लवणता को प्रभावित करता है। उच्चतम लवणता वाले क्षेत्र, यानी उच्चतम लवणता वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? मृत सागर, टर्की की बोन झील, ग्रेट साल्ट झील। मृतमय सागर, यानी मृत सागर में कितनी होती है? 238, जिसे हम पीपीटी के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं, यानी 1000 भाग पे पीपीटी इस रूप में प्रदर्शित करती है। टर्की की बोन झील जिसमें 330 पीपीटी पाया जाता है और ग्रेट साल्ट झील जिसमें 220। लवणता को क्षैतिज वितरण, यानी लवणता का अगर देखें क्षैतिज वितरण, तो समान खुले महासागर की लवणता 33% से 37% के बीच होती है। चारों तरफ स्थल से घिरे लाल सागर में अगर देखें तो यह 41% तक होती है। जबकि आर्कटिक एवं ज्वार नदमुख में मौसम के अनुसार लवणता 0 से 35% के बीच पाई जाती है। गर्म तथा शुष्क क्षेत्रों में जहां बाष्पीकरण उच्च होता है वहां कभी कभी वहां की लवणता जो है 70% तक पहुंच जाती है। प्रशांत महासागर की लवणता में भिन्नता मुख्यतः इसके आकार एवं बहुत अधिक क्षेत्रीय विस्तार के कारण उत्तरी गोलार्ध के पश्चिमी भागों में लवणता 35% से कम होकर 31% हो जाती है, क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र का पिघला हुआ जल वहां पहुंचता है। इसी प्रकार 15 डिग्री से 20 डिग्री दक्षिण के बाद यह 33% तक घट जाती है। अटलांटिक महासागर की औसत लवणता 36% के लगभग, उच्चतम लवणता 15 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश के बीच दर्ज की गई है। अधिकतम लवणता 20 डिग्री नॉर्थ एवं 30 डिग्री नॉर्थ तथा 20 डिग्री वेस्ट से 60 डिग्री वेस्ट के बीच पाई जाती है। यह उत्तर की ओर क्रमिक रूप से घटती जाती है। उच्च अक्षांश में स्थित होने के बावजूद उत्तरी सागर में उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के द्वारा लाई गई अधिक लवणीय जल के कारण अधिक लवणता पाई जाती है।
भूमध्य सागर की लवणता उच्च बाष्पीकरण के कारण अधिक होती है। काले सागर की लवणता नदियों के द्वारा अधिक मात्रा में लाए जाने वाले ताजे जल के कारण कम हो जाती है। यानी काले सागर की लवणता जो है वो कम हो जाती है। उसका कारण है कि नदियों के द्वारा अधिक मात्रा में लाए जाने वाले ताजे जल। हिंद महासागर की औसत लवणता अगर देखें तो 35% है। बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी के जल के मिलने से लवणता की प्रवृत्ति कम पाई जाती है। इसके विपरीत अरब सागर की लवणता उच्च बाष्पीकरण एवं ताजे जल की कम प्राप्ति के कारण अधिक है। अगर हम इस चित्र में देख सकते हैं। अब बात करते हैं लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण। गहराई के साथ लवणता में परिवर्तन आता है, लेकिन इसमें परिवर्तन समुद्र की स्थिति पर निर्भर करता है। सतह की लवणता जल के बर्फ या वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाने के कारण बढ़ जाती है। गहराई के साथ लवणता में परिवर्तन जब आता है, इसके आगे देखते हैं कि यह ताजे जल में मिल जाने से घटती है। जैसा कि नदियों के द्वारा गहराई की लवणता लगभग नियत होती है, क्योंकि वहाँ किसी प्रकार से पानी का ह्रास या नमक की मात्रा में वृद्धि नहीं होती है। महासागरों के सतही क्षेत्रों एवं गहरे क्षेत्रों के बीच लवणता में अंतर स्पष्ट होता है। कम लवणता वाला जल उच्च लवणता व घनत्व वाले जल के ऊपर स्थित होता है। लवणता साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है तथा एक स्पष्ट क्षेत्र जैसे हेलोक्लाइन कहा जाता है में यह तीव्रता से बढ़ती है। लवणता समुद्री जल के घनत्व को प्रभावित करती है तथा महासागरीय जल के स्थिरीकरण को प्रभावित करता है। यदि अन्य कारक स्थिर रहें तो समुद्री जल की बढ़ती लवणता उसके घनत्व को बढ़ाती है। उच्च लवणता वाले समुद्री जल प्रायः कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाता है। इससे लवणता का स्थिरीकरण जो है वो कम हो जाता है। अब इससे बनने वाले हम प्रश्नों को देखते हैं। उस तत्व की पहचान करें जो जलीय चक्र का भाग नहीं है, यानी बाष्पीकरण, जलयोजन, वर्षण, संघनन, यानी जो जल चक्री का भाग नहीं है। यानी हम एक आपको मैप की तरह दिखाते हैं कि जल चक्री क्या था, आपको समझ में आ जाएगा। ये है जैसे वर्षण, संघनन, बाष्पोत्सर्जन, वायु द्वारा अवगमन, संघनन, वर्षण, बाष्पीकरण, महासागरण। तो इसमें हमारा जैसे हमने बताया था जल संयोजन जो है वो उसका बाष्पीकरण का भाग नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट क्या होगा, जल योजन जो है वो नहीं। महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई निम्नलिखित के बीच होती है। यानी महाद्वीपीय ढाल की औसत अगर गहराई देखें तो वो कितनी होती है। तो
औसत जो ढाल है, यानी जो हमने प्रकार बताए थे, उसमें से हम औसत ढाल अगर देखें, 1 मिनट हम देख लेते हैं इसको। यानी औसत जो ढाल अगर हम देखें इसकी, तो जैसे 200 मीटर से 3000 मीटर के बीच पाई जाती है। तो इसका हमारा करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, हम ग नंबर को लेते हैं इसमें। ठीक है, औसत। निम्नलिखित में से कौन सी लघु उच्चावच आकृति महासागरों में नहीं पाई? समुद्री टीला, प्रवाल द्वीप, महासागरीय गंभीर और दिगंत द्वीप। तो इसका राइट आंसर है ग। लवणता के प्रति समुद्री जल में घुले हुए नमक जो ग्राम की मात्रा को व्यक्त करता है, वो है 1000 ग्राम। निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? अगर हम सबसे छोटे महासागर की बात करें, तो हमारा आर्कटिक महासागर है। इसमें भी ग नंबर करेक्ट। इस प्रकार से हमने इस लेसन को कंप्लीट किया और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।